हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड अमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस कहां पेश किए जा सकते हैं। क्या ये सीधे हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं? क्या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या डाइवोर्स केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में पेश किए जा सकते हैं, और इनका ज्यूरिसडिक्शन कैसे होगा? तो आज के इस वीडियो में हम डाइवोर्स पिटीशन या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, या एक हस्बैंड एंड वाइफ जो डाइवोर्स चाहते हैं वो किस जगह डाइवोर्स पिटीशन को कौन से माननीय न्यायालय में पेश करें, इसके क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शन की स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, ज्यूरिसडिक्शन जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 19 में दिया गया है, हमें इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ना चाहूंगा। वो ये कहता है, एवरी पिटीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस एक्ट के तहत कोई भी पिटीशन हो, एवरी पिटीशन, वो कहां प्रेजेंट होगी? जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज का ज्यूरिसडिक्शन सिविल केसेस में लगता है, वहीं पर जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वहां पर वो प्रेजेंट होगी। मित्रों, फैमिली कोर्ट के लिए, फैमिली कोर्ट के केसेस के लिए ज्यादातर राज्यों के द्वारा फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं जो कि प्रत्येक जिले में पाए जाते हैं। तो जहां पर फैमिली कोर्ट्स एस्टेब्लिश है तो वहां पर ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट का होगा? फैमिली कोर्ट का होगा। अब इसके आगे के जो प्रोविजंस है वो भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो डाइवोर्स पिटीशन वहां प्रेजेंट होगी जहां ऑर्डिनरीली डिस्ट्रिक्ट जज का सिविल ज्यूरिसडिक्शन लगता है और जहां द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड। सेक्शन 19 का सबसेक्शन 1 कहता है द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? जिस स्थान के सिविल ज्यूरिसडिक्शन में, डिस्ट्रिक्ट जज के सिविल ज्यूरिसडिक्शन में मैरिज सोलेमनाइज हुई हो, जैसे जयपुर में मैरिज सोलेमनाइज हुई हो या दिल्ली में मैरिज सोलेमनाइज हुई हो, तो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट जज का जो ज्यूरिसडिक्शन है उस जगह, उस न्यायालय में ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस, डाइवोर्स पिटीशन फाइल होगी। इसके बाद है सबसेक्शन 2, द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन रेसिड्स। जिस पर केस किया जाता है, रेस्पोंडेंट, केस करने वाला पिटिशनर होता है, जिस पर केस किया जाता है वो रेस्पोंडेंट होता है। तो द रेस्पोंडेंट जहां रहता है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन, इसका मतलब ये है कि जब केस पेश किया जाए तो रेस्पोंडेंट जिस स्थान पर रहता है उस फैमिली कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट जज के ज्यूरिसडिक्शन में केस, डाइवोर्स पिटीशन को पेश करना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड है द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रेजाइड टुगेदर। यदि कहीं पर शादी हो सकता है किसी दूसरे शहर में हुई हो, लेकिन पार्टीज जहां लास्ट एक साथ रही हो, पिटीशन पेश करने से पहले एक साथ अंतिम समय जहां रही हो, वहां पर भी उस डिस्ट्रिक्ट जज का ज्यूरिसडिक्शन होता है। इसके बाद है इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर वेयर शी रेजाइड्स ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर। ये महिलाओं को या वाइफ को प्रिविलेज दिया गया है कि यदि पिटिशनर या केस करने वाली या पीड़ित व्यक्ति वाइफ है और वो डाइवोर्स पिटीशन चाहती है तो वो जिस स्थान पे रहती है, ये ऐसा इसलिए किया गया कि उसको ससुराल से निकाल दिया जाता है और वो ससुराल मान लीजिए दूसरे शहर में और वो बहुत दूर है, तो वो अपने मायके के स्थान पर भी उस केस को पेश कर सकती है, डाइवोर्स पिटीशन को, या इस एक्ट के अंतर्गत आने वाली सभी पिटीशंस को। ये प्रिविलेज इसलिए दिया जाना जरूरी है क्योंकि एक अकेली महिला ट्रेवलिंग करके अपने ससुराल, मान लीजिए वो दूसरे शहर में है, तो इतनी दूर जाकर के केस को प्रत्येक तारीख पेशी पर साधना उसके लिए मुश्किल है, तो इसलिए उनको ये प्रिविलेज दिया गया। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, वो है सबसेक्शन 4, सेक्शन 19 का सबसेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट का। वो क्या कहता है? The petitioner is residing at the time of the presentation of the petition in a case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this act extends or has not been heard of as being living for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard to him if he were alive। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझिए और जानिए। पिटिशनर उस स्थान पर भी डाइवोर्स पिटीशन को पेश कर सकता है जिस स्थान पर वो रहता है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो रेस्पोंडेंट है वो इस एक्ट की टेरिटरीज से बाहर रहता हो। जैसे मान लीजिए कोई जना हिंदुस्तान में दिल्ली में शादी करके अब इस एक्ट का एक्सटेंड जैसे बांग्लादेश में नहीं है,
विलायत में, अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है और वो वहां चला गया हो, तो दिल्ली में रहते हुए दिल्ली में भी वो पिटीशन प्रस्तुत की जा सकती है, पहली बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7 साल से उस व्यक्ति का कोई पता नहीं हो, तो ऑब्वियसली जब रेस्पोंडेंट का एड्रेस ही नहीं है तो हम कहां जाकर के पिटीशन पेश करेंगे। इसलिए जहां पिटिशनर रहता है उसी डिस्ट्रिक्ट जज के या फैमिली जज के कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये पिटीशन प्रेजेंट की जा सकती है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण है, परमानेंट रेजिडेंट का मतलब क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती सत्या वर्सेस तेजा सिंह केस में रिपोर्ट किया, ये हेल्ड किया कि टेम्परेरी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए, 1-2 महीने के लिए गए और वहां पर रह करके आ गए और ज्यूरिसडिक्शन बना दिया, नहीं, ये परमानेंट नेचर का रेजिडेंस होना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन के पर्पज से। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एवरी पिटीशन का क्या मतलब है। जैसा सेक्शन 19 में लिखा है एवरी पिटीशन, तो एवरी पिटीशन का मतलब है कि वो सेक्शन 13 में हो, जैसे कि डाइवोर्स के कोई कंटेस्टेड डाइवोर्स का कोई ग्राउंड हो, जैसे एडल्ट्री है, डेजर्शन है, क्रुएलिटी है, और कोई सब जितने भी ग्राउंड सेक्शन 13 में दिए गए हैं उनमें से कोई ग्राउंड हो, या डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सेक्शन 13B के अंतर्गत। तो एवरी पिटीशन मतलब इस एक्ट के अंतर्गत आने वाली कोई भी पिटीशन को ज्यूरिसडिक्शन, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया, वहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक प्रश्न है, एक इंडिया में मैरिज हुई हो, देखिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, लॉयर्स के लिए भी, और जो फॉरेन जाकर के रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए भी। मैरिज इंडिया में हुई हो तो, और वो एक व्यक्ति फॉरेन चला गया हो और फॉरेन की कोर्ट में केस कर दे, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी जो इंडिया में हुई है उसको फॉरेन में डिसॉल्व किया जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इस टेरिटरी में, मतलब जहां तक ये एक्ट लागू है, वहीं पर इंडिया में ही डिसॉल्व की जा सकती है मैरिज। यदि बाहर से कोई डिसॉल्व करके किसी कोर्ट से सर्टिफिकेट ले भी आता है तो भी वो मैरिज सबसिस्ट करेगी और वो डिसोल्यूशन या विवाह विच्छेद मान्य नहीं होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यदि आप एब्रॉड जाकर के उस मैरिज को डिसॉल्व करवा लाते हैं तो वो विवाह विच्छेद मान्य नहीं होगा और हिंदुस्तान में आप लीगली वेडेड पति पत्नी रहेंगे। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केस का नाम है वाई नरसिम्हा राव एंड अदर्स वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी एंड अदर्स। केस रिपोर्ट हुआ 1991 3 SCC पेज नंबर 451 में। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि law can apply to matrimonial dispute in one another which the parties are married. It was held that marriage takes place in India can only be dissolved under either the customary or statutory law in force in India. इसका मतलब ये है कि जो मैरिज इंडिया में हुई है वो केवल स्टैच्यूटरी लॉ जिसका एक्सटेंट इंडिया तक है, भारतीय सीमाओं तक है, वहीं पर डिसॉल्व की जा सकती है। अब एक प्रश्न उठता है कि जहां फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं है, बहुत सारे राज्य और जिले ऐसे हैं जहां पर फैमिली कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट जो है ये पावर कन्फर्ड करती है वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको, और ये पावर सब डेलीगेट की जा सकती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को या डिस्ट्रिक्ट जज को। तो जहां पर भी ये पावर डेलीगेट की गई हो, ये पिटीशन वहां पर पेश की जा सकती है। अब इसके अंतर्गत देखिए 125 CRPC की जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है वो भी हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन से, या तो इसकी पावर्स होती है फैमिली कोर्ट को या कंसर्न मजिस्ट्रेट को पावर होती है कि जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है, अभी ज्यूरिसडिक्शन का एस्पेक्ट पूरी तरह से डिस्कस किया, तो मेंटेनेंस के केस भी वहीं पर मेंटेनेबल होते हैं, या तो उसी फैमिली कोर्ट में या उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिनका ज्यूरिसडिक्शन है। तो आज का वीडियो ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।